हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है हमारी रिवीजन क्लासेस हैं। सबसे पहले आता है कि इसके अंदर हमारा टॉपिक है पेडागोजी क्या होता है और उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से जो है हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किसी को लर्निंग में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पेडागोजी का मीनिंग क्या होता है। ये एक आर्ट और साइंस होती है पढ़ाने की, यानी कि जो तरीका है, और ये एक साइंस है, यानी कि कला है ये कि किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। पेडागोजी जो होता है उसके अंदर बताया जाता है कि हाउ द टीचिंग एंड लर्निंग अकर्स, कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है और किस तरीके से हमें सिखाया जा रहा है, यानी कि पढ़ाने के बाद जो भी सीखा जा रहा है ईजीली। इट डील्स विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि ये सारी जो हमारी पेडागोजी होता है ये डील करता है किससे, थ्योरी से, यानी कि जो भी हमारे थ्योरिटिकल पार्ट होता है और प्रैक्टिकल पार्ट होता है उनसे डील करता है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। पेडागोजी कैन बी डिफाइंड एज एनी कॉन्शियस एक्टिविटी बाय वन पर्सन डिज़ाइन टू एनहेंस द लर्निंग इन अनदर पर्सन, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि की जाती है जिससे क्या होता है कि एक इंसान कर रहा है और दूसरे को क्या है, लर्निंग मिल रही है, यानी कि वो दूसरा इंसान क्या है उससे कुछ सीख रहा है, उसको हम पेडागोजी कहेंगे। पेडागोजी के अंदर जो है टीचर के आइडियाज़, बिलीफ, एटीट्यूड या नॉलेज वगैरह उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में जाना जाता है। पेडागोजी क्या है कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालता है ऑन व्हाट टीचर थिंक, डज एंड से इन द क्लासरूम, यानी कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट आता है स्टूडेंट के ऊपर कि किस तरीके से टीचर बोल रहा है, किस तरीके से वो सोच रहा है और किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आएगा। नेक्स्ट आता है पेडालॉजिक स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। स्टूडेंट जो होते हैं एम्प्टी वेसल नहीं है, वो खाली बर्तन की तरह नहीं बैठ जाते हैं क्लास के अंदर। उनकी खुद की भी कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, वो खुद की भी उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, उनका खुद का भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। इफ़ेक्टिव टीचर्स यूज़ ए वेराइटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज बिकॉज देयर इज़ नो सिंगल और यूनिवर्सल अप्रोच दैट सूट्स ऑल द सिचुएशन। कोई भी ऐसा सिंगल क्या है स्ट्रेटजी या यूनिवर्सल कुछ भी अप्रोच नहीं है जो कि हर सिचुएशन के अंदर सूटेबल हो। Different strategies used in different combination with different group of student will improve learning outcome। अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग स्टूडेंट के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी कि अगर की जाए तो उससे क्या है, लर्निंग की आउटकम जो होंगी, जो लर्निंग का रिजल्ट होगा वो सुधारा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। सम स्ट्रेटजीज आर बेटर suited to certain स्टूडेंट बैकग्राउंड्स, लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटीज़। कुछ जो होती हैं वो कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेडागोजिक स्ट्रेटजीज जो कि हेल्पफुल हैं चिल्ड्रन के लिए जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है। इसके अंदर टीचर को क्या करना चाहिए, उसका अपना ऑब्जेक्टिव बता देना चाहिए जब क्लास स्टार्ट हो रही है। उसको समराइज़ और की पॉइंट्स जो हैं रीडिंग और लेक्चरिंग के क्या क्या की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी लिस्ट बना लेनी चाहिए। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स और द रियल स्पेसिमेन, यानी कि नमूने जो होते हैं रियलिटी के, उनका एग्जाम्पल देना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड रिटन डायरेक्शन, रिटन में उनको डायरेक्शन देनी चाहिए। वेराइटीज़ ऑफ टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। फॉर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है उनको बुलेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझाया जाना चाहिए। ट्राई टू सिलेक्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट बुक विद सब हेडिंग्स, उनकी जो टेक्स्ट बुक होंगी वो ऐसी होनी चाहिए जो कि अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज की गई हों और सब हेडिंग भी उसके अंदर इंक्लूड हो। रिव्यू मटेरियल, जो भी हमारा मटेरियल है जो हमें पढ़ाना है सिखाना है उसको बार बार रिव्यू करते रहना चाहिए। एंड प्रिंट आउट द कॉपीज़ ऑफ ओवरहेडेड एंड मेक देम अवेलेबल टू द स्टूडेंट, यानी कि कॉपीज़ वगैरह का प्रिंट आउट किया जाना चाहिए और साथ के साथ वो स्टूडेंट को अवेलेबल करा देनी चाहिए, उनको दे देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एंकरेज ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। प्रोवाइड प्री रीडिंग क्वेश्चंस फॉर ईच रीडिंग असाइनमेंट, अगर आप कोई असाइनमेंट ले रहे हैं तो प्री रीडिंग क्वेश्चंस उनको दे देने चाहिए। आइडेंटिफाई की पॉइंट इन द रीडिंग एंड लेक्चर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अलाउ द स्टूडेंट टू यूज़ लैपटॉप कंप्यूटर फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ होना चाहिए। गो ओवर ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द क्लास एंड प्रोवाइड ए रिटन वर्जन एंड डू नॉट प्रोवाइड द ओवरवेलम्ड अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए क्लास के अंदर और ज़्यादा ही इंस्ट्रक्शन नहीं देनी चाहिए और रिटन फॉर्म में देनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं वो क्या है, दैट मेक राइटिंग असाइनमेंट असेसेबल टू ऑल द स्टूडेंट। इसके अंदर क्या होगा, टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए रिटर्न इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट वगैरह के लिए एग्जैक्टली कि असाइनमेंट के अंदर क्या करना है। गो ओवरऑल असाइनमेंट ओरली इन द क्लास एज वेल, ओवरऑल असाइनमेंट को ओरली भी बता देना चाहिए क्लास में। नेक्स्ट आता है राइट आउट द स्टेजेस स्टूडेंट नीड टू फॉलो, और जो भी हमारा असाइनमेंट है उसके लिए क्या क्या स्टेजेस बच्चों को फॉलो करनी है ये बता देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोवाइड एडुकेट टाइम देना चाहिए एडुकेटली, यानी कि जितना भी टाइम आपको कंप्लीट करने के लिए असाइनमेंट को लग सकता है उतना पूरा का पूरा टाइम आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है टीच द स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज़, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मंथन करना, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करना और ऑर्गेनाइज करना अपने आइडियाज़ को। नेक्स्ट आता है रीड ड्राफ्ट एंड गिव स्टूडेंट रिटन और ओवर फीडबैक, जो आपने ओवर ड्राफ्ट देखा है उसके ऊपर फीडबैक देना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनकरेज द स्टूडेंट टू रीड देयर वर्क आउट लाउड, यानी कि जो उन्होंने काम किया है उसको रीड करना चाहिए ज़्यादा, मतलब कि बोल कर। नेक्स्ट आता है एनकरेज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस, हर प्रोसेस की स्टेज में आपको कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए एंकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। एंकरेज स्टूडेंट टू यूज़ पोर्टेबल कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए बोला जाना चाहिए। एंकरेज स्टूडेंट टू अटेंड रेगुलर ट्यूटरिंग, यानी कि आपको क्या है रेगुलरली ट्यूशन वगैरह लेने चाहिए। ये सारी जो पॉइंट आते हैं ये पेडालॉजिकल स्ट्रेटजीज दैट मेक राइटिंग असाइनमेंट असेसेबल टू ऑल द स्टूडेंट, इसके पॉइंट है। यानी कि दो स्ट्रेटजीज हैं, एक के अंदर जो है स्पेशल नीड चाइल्ड जो है उनके लिए क्या है, और सेकंड है कि असाइनमेंट असेसेबल टू ऑल द स्टूडेंट को किस तरीके से आप हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पीयर ट्यूटरिंग यानी कि अपने साथ के बच्चों को या फिर अपने से छोटे बच्चे को पढ़ाना, उसको हम पीयर ट्यूटरिंग कहेंगे। ये क्या है, एक एजुकेशन प्रैक्टिस है जो कि इन्वॉल्व करती है वन टू वन इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक दूसरे को पढ़ाना या एक अपने साथ वाले को पढ़ाना। इट कुड एनहेंस द इल्यूजन ऑफ प्रोसेस इन द स्कूल, यानी कि ये हेल्प करती है एनहेंस करने में इल्यूजन प्रोसेस को स्कूल के अंदर। दिस मोड ऑफ ट्यूटरिंग इन्वॉल्व्स और मैनी में इन्वॉल्व्स ए पीयर ओल्डर स्टूडेंट एंड द एक्सपर्ट टीचर, यानी कि इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होगा, पीयर यानी कि स्टूडेंट, या फिर जो हमारे सहपाठी हैं हम उनको कह सकते हैं, ओल्डर स्टूडेंट या फिर कोई बड़ा है हमसे वो इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर हमारे जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो भी इसका रोल अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, मतलब कि ये पीयर ट्यूटरिंग का सब्जेक्ट है, अभी इंडिया के अंदर ज़्यादा फेमस वगैरह नहीं हुआ है, ना इसके ऊपर कोई ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये जो है पेंडिंग ही अभी चल रहा है, यानी कि एक्चुअल में ऐसी अभी प्रैक्टिस स्कूल वगैरह के अंदर नहीं हो रही इंडिया में। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव सेटिंग बिकॉज इट कैन बी यूज टू मीट द स्पेशल एजुकेशनल नीड ऑफ द चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस। ये जो पीयर ट्यूटरिंग का कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, अगर स्कूल के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। इससे जो है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स को भी फुलफिल किया जा सकता है बच्चों की, और एक रेमेडियल इंस्ट्रक्शन भी दी जा सकती हैं। जो पीयर ट्यूटर होंगे वो प्रोवाइड करेंगे इंस्ट्रक्शन टू द यंगर चिल्ड्रन एट द ऑफ द लो ग्रेड, यानी कि जो पीयर टीचर जो पढ़ा रहे हैं ट्यूटर होंगे वो क्या करेंगे कि अपने से छोटी उम्र वाले बच्चों को क्या है इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। सेम एज की ट्यूटरिंग भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर जो है हम अपने ही क्लासमेट को पढ़ाएंगे, यानी कि सेम लेवल पे अगर हम ट्यूटरिंग कर रहे हैं तो ये वो क्या कहलाएगा, सेम एज ट्यूटरिंग। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्या होगा, जो ट्यूटरिंग होगी उसके अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा, स्पेलिंग के बारे में कि किस तरीके से क्या स्पेलिंग होती है किसी भी वर्ड की। नेक्स्ट आता है कि हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं। अर्थमेटिकल यानी कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिखाई जा सकती है बच्चों के द्वारा। नेक्स्ट आता है सोशल बिहेवियर कैन बी इन्वॉल्व और यूज्ड, यानी कि सोशल बिहेवियर के अंदर भी चेंजेस लाए जा सकते हैं इजीली। और इस तरीके की ट्यूटरिंग जो है वीक में एक बार ज़रूर होनी चाहिए स्कूल के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है पीयर ट्यूटरिंग का, कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव है हमारा, सोशल ऑब्जेक्टिव है, और साइकोमोटर एरिया के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट आता है कोग्निटिव डोमेन, यानी कि हमारी एकेडमी से रिलेटेड भी एक ऑब्जेक्टिव है। अगर जो बच्चा है वो आपको क्या सिखा रहा है, जैसे कि स्पेलिंग सिखाएगा अपने से छोटे बच्चों को या अपने साथ वाले यानी कि सहपाठियों को, या फिर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, या फिर छोटी मोटी जो अलग चीज़ें हैं हैंड राइटिंग के बारे में बताना, रीडिंग हैबिट वगैरह सिखाना, तो वो सारी जो है हमें एकेडमी में काम दे रही हैं, यानी कि हमारे एकेडमिक्स में
इन्वॉल्व है, यानी कि कोग्निटिवली ये हमें हेल्प कर रही हैं। ये ऑब्जेक्टिव एक है इसका। इट सेट ऑल दिस स्किल्स इन ट्यूटीज माइंड, यानी कि जो पढ़ रहे हैं उन सब के माइंड में ये सारे स्किल्स को बिठाया जाता है, अच्छे से उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी, जो होता है हमारा सोशल डोमेन। इसके अंदर क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्यूटीज सोशल बिहेवियर, कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको कोऑपरेट करना सिखाया जाएगा, साथ के साथ उसको फ्रेंडशिप वगैरह के बारे में बताया जाएगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, एक दूसरे को इज्जत कैसे दें, एक्सेप्टेंस कैसे करें, एक दूसरे को किस तरीके से अपनाना है, ये सारी चीज़ें भी क्या है सिखाई जाती हैं। थर्ड हमारा आता है, इसकी वजह से अगर सोशली अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है तो उसकी वजह से जो है बच्चे के बिहेवियर में भी चेंज आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोमोटर एरिया। साइकोमोटर एरिया क्या है, ये डोमेन जो है विच प्रमोट द इम्प्रूवमेंट इन द स्किल्स ऑफ हैंड राइटिंग, यानी कि हैंड राइटिंग के स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करना, उसको हम साइकोमोटर कहेंगे, यानी कि साइकोमोटर डोमेन भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में बी द सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी कंसर्न, येट द पीयर ट्यूटरिंग कैन नॉट बी व्यूड एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ द क्लासरूम टीचिंग, यानी कि हम पीयर ग्रुप को ये नहीं कह सकते कि आप वो क्लासरूम का सब्सटीट्यूट हो, यानी कि अगर क्लासरूम में टीचर ना हो तो आप पढ़ा दो, ये इसका सब्सटीट्यूट नहीं माना गया है। जो ट्यूटर होता है उसको कभी भी रेगुलर टीचर का सब्सटीट्यूट हम नहीं मानेंगे, या क्लास में जो है पीयर को ही ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, मतलब कि उसको टीचर के बराबर हम नहीं मानेंगे। सब्सटीट्यूट क्या होता है, जैसे कि गुड्स के मामले में देखें कि चाय और कॉफ़ी दोनों का काम क्या है, हम पी रहे हैं, अगर चाय नहीं होगी एक टाइम पे तो हम कॉफ़ी भी ले लेते हैं। तो यानी कि इस तरीके का काम ना करें कि जो टीचर है वो है नहीं और आप जो है उसकी जगह लेके पढ़ा रहे हैं। पीयर ट्यूटर का जो रोल होगा वो सपोर्टिव होगा, यानी कि वो अपने जो रेगुलर टीचर हैं उनको मदद करेगा, उनको रेमेडियल इंस्ट्रक्शन वगैरह के टाइम में मदद करेगा, या कोई एडिशनल कुछ काम किया जा रहा है, मॉडलिंग वगैरह का काम हो रहा है तो उस केस में जो है रेगुलर टीचर को वो हेल्प करेगा, यानी कि जो रेगुलर टीचर है उसका थोड़ा बर्डन कम करने में हेल्प करेगा, ना कि वो रेगुलर टीचर की जगह लेगा। पीयर ट्यूटरिंग कैन बी यूज्ड इन 2 levels, फर्स्ट ए स्टूडेंट टीचर एंड अदर द स्टूडेंट इन द स्कूल सिटिंग अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ए टीचर, यानी कि इसको 2 जगह हम ले सकते हैं। पहला क्या है हमारा स्टूडेंट टीचर, और स्टूडेंट और टीचर हैं और बच्चे जो हैं और उनके सुपरविज़न में, टीचर के सुपरविज़न में बैठे हैं। सेकंड हमारा क्या है, स्टूडेंट टेक इट एज द आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्टिविटी, यानी कि जो बच्चा है वो उसको बाहर भी ले सकता है, क्लास खत्म होने के बाद भी ले सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पीयर ट्यूटरिंग का प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट आता है इसके अंदर डेमोस्ट्रेशन प्रोसीजर, फिर है टेस्ट टीचिंग टेस्ट प्रोसीजर, और थर्ड हमारा आता है ग्रुप और पेयर्ड टीचिंग प्रोसीजर। अब हम इन तीनों के बारे में स्टडी, यानी कि डेमोस्ट्रेशन प्रोसीजर के अंदर हम क्या करेंगे, शो डू एक्टिविटीज़, यानी कि जो आपको क्या है एक प्रोसीजर वगैरह एक रूटीन वगैरह आपको डेमो करके दिखाना है, टास्क वगैरह जो है कर दिखानी है। ये जो है हम सेम फिर उन जो हमारे स्टूडेंट होंगे पीयर होंगे उनसे भी हम करवा कर देखेंगे। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट द ट्यूटर शुड अप्लाई इज़ दैट दे शुड टीच ए स्मॉल स्टेप, यानी कि सबसे पहला एक ही काम होता है कि बच्चों को क्या है छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाएं, 1 at a टाइम, एक बार में एक ही चीज़ सिखाएं, एंड ऑल्सो प्रोवाइड क्लियर डेमोस्ट्रेशन ऑफ द वे दैट एज स्टूडेंट कैन लिंक द स्टेप टुगेदर। उनको इस तरीके से पढ़ाएं, उनको एक अच्छी तरीके से एक रास्ता बताएंगे किस तरीके से हमने ये काम किया है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप उनको सबको लिंक करके दिखाएं कि ये पहले स्टेप था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो एक पूरा प्रोसीजर बताएं। द सेकेंड प्रिंसिपल फॉर द ट्यूटर्स to ensure that the student practice immediately after each task and step has been demonstrated। आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो बच्चे को आपने करके दिखाया, जो डेमो करके दिखाया है, वो बच्चा जो है रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करे, और जो भी आपने जो काम कराया है वो उसको इमीडिएटली भी करे। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो है कि टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर। इसके अंदर सबसे पहले जो ट्यूटर होगा वो ये टेस्ट करेगा कि जो बच्चा है वो ट्यूटी है वो क्या एक्चुअल में कोई टास्क कर पा रहा है या नहीं। द ट्यूटर टेस्ट इफ़ द ट्यूटी कैन डू द रिक्वायर्ड टास्क, यानी कि जो टास्क करनी है वो क्या कर सकता है या नहीं। अगर वो फेल हो जाता है
तो फिर एनालाइज़ किया जाता है कि किस वजह से उसको डिफ़िकल्टी आई, क्या उसके लिए रुकावट बनी, यानी कि क्या हिंड्रेंस आई उसकी लर्निंग में। उसके बाद क्या होगा, एक अप्रोप्रिएट डेमोस्ट्रेशन दिया जाएगा एंड इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जिससे जो होगा ट्यूटी को फिर अगेन टेस्ट देना होगा। फिर उसके बाद जो है उसकी डिफ़िकल्टी जितनी भी थी उनको रिमूव किया गया है ट्यूटर के द्वारा। ट्यूटी इज़ एबल टू क्रॉस द हिंड्रेंस, और फिर उसकी वजह से वो जो रुकावट थी वो उसको कवर कर पाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, आप फिर से उसका टेस्ट लेकर देख रहे हैं और फिर भी जो बच्चा है वो अचीव नहीं कर पा रहा है जो उसको गोल अचीव कर लेना चाहिए था, तो आपको फिर से जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली रिपीट करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप और पेयर्ड टीचिंग प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होगा कि ट्यूटर और ट्यूटी जो हैं दोनों इकट्ठा काम करेंगे, यानी कि ये एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, द ट्यूटर डज द फर्स्ट ऑफ द असाइनमेंट टास्क एंड द थर्ड एंड सो ऑन अनटिल द असाइनमेंट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। जब तक असाइनमेंट नहीं होगा, जैसे एक टास्क जो है ट्यूटर करेगा, एक ट्यूटी करेगा, फिर ट्यूटर करेगा, फिर ट्यूटी करेगा, तो इस तरीके से जो है टास्क की जाएगी। जैसे कि आप स्कूल में थे उस टाइम पर आपने नोटिस किया होगा कि आपको जो है लाइन बोलने के लिए कहा जाता था या कोई रीडिंग करने के लिए बोला जाता था, तो एक पैराग्राफ या फिर एक लाइन जो है टीचर पढ़ता था, नेक्स्ट लाइन आपको बोली जाती थी, आप पढ़ें, फिर से टीचर पढ़ रहा है, फिर आपको बोला गया है। तो ये भी एक हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप और पेयर टीचिंग प्रोसीजर का भी अप्लाई कर सकते हैं। The success of peering tutoring depends upon the interpersonal and communicative relationship between the peers, कि किस तरीके का जो है उनका इंटरपर्सनल और कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, तो वो भी डिपेंड करता है। पीयर ट्यूटरिंग जो होती है वो बहुत ही वाइटल रोल को जो है प्ले करती है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका जो है मेन रोल है इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस क्या है पीयर ट्यूटरिंग की। जो प्रेशर होता है टीचर के ऊपर वो थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है दिस सिस्टम अलाउज द स्लो लर्नर्स द इंडिविजुअल अटेंशन दे नीडेड। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है स्लो लर्नर जो धीरे धीरे सीख रहे हैं उनके ऊपर भी प्रॉपरली अटेंशन दी जा सकती है। इट इज़ ऑफ्टन इफेक्टिव इन टीचिंग चिल्ड्रन हु डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल इन टू द अडल्ट, यानी कि जो बच्चा जो है अडल्ट बड़ों को जो है अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसके अंदर कोऑपरेटिव कंडीशंस का भी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए। इस सिस्टम के अंदर डीप बॉन्ड बनेगी फ्रेंडशिप की बिटवीन द ट्यूटर एंड द ट्यूटी, यानी कि जो ट्यूटर होगा और जो ट्यूटी होगा उन दोनों के बीच में क्या है, अच्छी बॉन्ड बनेगी, फ्रेंडशिप बॉन्ड। ट्यूटर जो है बेनिफिट होगा ट्यूटर को बाय लर्निंग टू टीच, जैसे जैसे वो पढ़ाएगा उसको भी बेनिफिट मिलता जाएगा, उसको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है इट इज़ हेल्पफुल इन केस ऑफ द टीचर ऑर्गेनाइज द कंटेंट, द ट्यूटर कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एक्टिविटी और टेलर्ड टू मीट द इंडिविजुअल नीड ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यानी कि जो ट्यूटर है इसके अंदर जो टीचर है वो तो अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज करके देगा और जो ट्यूटर होगा वो उसको अप्रोप्रिएट एक्टिविटी के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाएगा। अगर किसी को स्पेशल नीड है तो उसको भी वो कवर कराएगा। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पर्सनल केयर कैन बी प्रोवाइडेड। इंडिविजुअली आप हर बच्चे को गाइड कर सकते हैं ईजिली और उनको स्पेशल केयर भी दे सकते हैं। ट्यूटर कैन इफेक्टिवली मॉनिटर द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। जो ट्यूटर होगा वो इफ़ेक्टिवली मॉनिटर कर सकता है लर्निंग, जो मतलब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसको। ईच फेज़ इन द लर्निंग प्रोसेस कैन बी सुपरवाइज। हर फेज़ जो है लर्निंग की ईजिली जो है हम सुपरवाइज कर सकते हैं। एडिशनली डेमोस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन कैन बी ऑल्सो प्रोवाइडेड। जो एडिशनली हम डेमो कर रहे हैं वो भी हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक प्रोसीजर है ट्यूटरिंग का। नेक्स्ट आता है इट इज़ ऑल्सो एनकरेज पॉजिटिव इंट्रैक्शन बिटवीन रेगुलर क्लास स्टूडेंट एंड दोज विद द स्पेशल नीड। तो ये एक एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं या फिर जो नॉर्मल चाइल्ड हैं वो दोनों के दोनों अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट लें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ द पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग की क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले मैनेजमेंट प्रॉब्लम, यानी कि इसको मैनेज करना ही एक तरीके से बहुत बड़ा काम है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड एंड द कम्युनिकेशन। किस तरीके की बॉन्ड है और किस तरीके से बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन के टाइम पे।
ये भी एक जो है, अगर बच्चे ढंग से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक क्या लिमिटेशन है। इफ़ द ट्यूटर इज़ नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, अगर आप उन्हें ट्यूटर को अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं किया तो वो क्या है, आपके गोल को अचीव नहीं कर पाएगा जो आप गोल अचीव कराना चाह रहे हैं, डिज़ायर्ड गोल। नेक्स्ट आता है हमारा, इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्यूटर एंड द ट्यूटी लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, अगर दोनों में लड़ाई हो जाती है तो ये जो है एक लिटिल चांस, बहुत ही कम चांस है कि आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। सम गाइडेंस टू द पीयर ट्यूटरिंग, कुछ गाइडेंस हैं जो कि पीयर ट्यूटरिंग में होनी चाहिए, जो टीचर को फॉलो करनी चाहिए। टीचर शुड वर्क आउट डिटेल, टीचर को पूरा डिटेल में काम करना चाहिए। टीचर शुड डेवलप ए मेंटेलिटी अमंग द स्टूडेंट दैट वी कैन हेल्प ईच अदर, बच्चों के दिमाग में उसको ये जो चीज़ें हैं इस तरीके की मेंटेलिटी को डेवलप कर देना चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। टीचर शुड प्रॉपरली डायग्नोज द ट्यूटीज़ प्रॉब्लम, टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। स्किल इन क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डेवलप्ड, जो स्किल होंगे उनको डेवलप कर देना चाहिए। डू नॉट डिटरमाइन द ट्यूटर्स इफेक्ट, ट्यूटर इफेक्ट को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, यानी कि कम नहीं आंकना चाहिए। ट्यूटर शुड डेमोस्ट्रेट सर्टेन स्किल्स, जैसे कि हाउ टू प्रेजेंट द लर्निंग मटेरियल, स्पॉट करेक्ट आंसर्स, तो इस तरीके से जो है उसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाना चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिश ए प्रैक्टिकल वर्क रूटीन, कोई ना कोई एक प्रैक्टिकली वर्क कराना चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि और इसके क्या गोल हैं और बेनिफिट है हमारे इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले आता है इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन क्या है, जिसके अंदर जो है हम हर टाइप के बच्चे को इंक्लूड करते हैं और उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, उनको अलग से बिठा के नहीं पढ़ाया जा रहा, उनको सेम ही क्लास में बिठाकर पढ़ाया जाएगा। उसको कहेंगे हम इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हर तरीके का बच्चा जो है सेम क्लास के अंदर बैठा होगा, सेम रूम के अंदर, और टीचर को जो है उनको इक्वली ट्रीट करना होगा। इसके अंदर द इन कोऑपरेटिव लर्निंग चिल्ड्रन वर्क टुगेदर टू सीक द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। इसके अंदर मतलब कि जो बच्चा होगा वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे वे बच्चे, और अपना असाइनमेंट पूरा करेंगे, जो उनको प्रॉब्लम वगैरह आ रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपने असाइनमेंट को जो है कंप्लीट करेंगे। द नीड ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो कोऑपरेशन के साथ काम करने की क्या है हमारी नीड इंक्रीज होती जा रही है। It is a procedure used to mixed ability group to teach and achieve a common goal। इसका मेन मोटिव बस यही है कि अलग अलग टाइप के बच्चों का ग्रुप बनाएं, उनको मिक्स करें एक दूसरे के साथ और एक जो है गोल अचीव वो कर पाएँ म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ और सपोर्ट के साथ, यानी कि वो म्यूचुअली सबके साथ इकट्ठे हों और साथ के साथ सपोर्ट करें, उसको सहारा दें। तो उसकी हेल्प से जो है आप एक अचीव क्या है गोल कर पाएंगे। तो मेन हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग का यही मोटिव है कि आप जो है अलग अलग टाइप के ग्रुप्स के बच्चों को इकट्ठा करें और एक गोल अचीव करने के लिए उन्हें कहें। इस तरीके की लर्निंग के अंदर जो है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं एकेडमिक स्किल्स को इम्प्रूव करने की, उनके सोशल स्किल्स को, जैसे कि लिसनिंग है या फिर टेकिंग टर्न, आस्किंग क्वेश्चन, सीकिंग असिस्टेंस, आंसरिंग क्वेश्चन। इस तरीके से मतलब कि उनको पॉजिटिवली जो है एक सहारा मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसको वो जो है ईजिली यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को या दूसरों को करेक्ट कर सकते हैं। हेयर द टीचर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और इस चीज़ में जो है टीचर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग इज सच ए सिस्टम दैट रिक्वायर्स द असिस्टेंस फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ग्रुप, अपर और लोअर, मिडल और एवरेज, यानी कि इसके अंदर जो है हर तरीके के लोग होंगे, हर टाइप के ग्रुप के लोग होंगे, चाहे वो अपर लेवल के हों, चाहे वो लोअर के हों, चाहे वो मिडल के हों या फिर एवरेज के हों, हर तरीके के बच्चे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। दे प्रूव बेनिफिशियल इन द एरिया ऑफ सेल्फ एस्टीम, अफेक्टिव डेवलपमेंट एंड अटेनमेंट ऑफ सोशल स्किल। इनका जो यूज़ है वो इसलिए किया जा सकता है कि आपको सेल्फ एस्टीम के बारे में पता चले, अफेक्टिव डेवलपमेंट आपकी हो सके और अटेनमेंट कर सकें, आप सोशल स्किल्स वगैरह को अटेन कर सकें। कोऑपरेटिव लर्निंग जो होगी वो कीप ए वाइडर रेंज ऑफ इंटेलेक्ट एज वेल एज द म्यूचुअल हेल्प, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर हमें क्या है बहुत वाइडर रेंज की हम जो है इंटेलेक्ट कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, एज वेल एज हम म्यूचुअली एक दूसरे की भी मदद कर पाएंगे।
जो टीचर होगा उसको क्या है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी होंगी। द चाइल्ड शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज और ओन लर्निंग। इसके अंदर जो है टीचर ये देखेगा कि बच्चा क्या है एक्चुअल में सही तरीके से सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। द मल्टी ग्रुप ऑफ पीपल शुड फोकस देयर अटेंशन टू ईच मेंबर। और जो मल्टी ग्रुप के बच्चे होंगे वो ये देखेंगे कि क्या एक दूसरे के ऊपर ध्यान देंगे। तो टीचर क्या है इसमें बस नोटिसिंग का ध्यान देगा कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है दे शुड होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रॉपर लर्निंग एज वेल एज फीडबैक। यानी कि वो अच्छी तरीके से काम करें, प्रॉपरली लर्न करें, सीखें और फीडबैक भी तैयार रखें। ऑल द मेंबर शुड बी हेल्प ईच अदर टू लर्न। हर मेंबर जो है एक दूसरे की मदद करे सीखने में। ही माइट यूज़ द कम्पिटेंट एंड साउंड सोशल स्किल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। यानी कि कोई स्पेशल नीड का स्टूडेंट है तो उसकी भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गाइडलाइन फॉर द कोऑपरेटिव लर्निंग। यानी कि किस तरीके से टीचर जो है गाइडलाइन देगा, किस तरीके से जो है कोऑपरेटिव लर्निंग को अप्लाई करेगा। द टीचर शुड मेक द प्रॉपर ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट। प्रॉपर ग्रुप बनाना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए ग्रुप का। उसके अंदर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए लेसन के लिए। ही शुड अरेंज द रूम इन सच ए वे दैट द ग्रुप आर नॉट टू क्लोज और टू फार। वो ज़्यादा ना तो किसी के पास हो और ना वो ज़्यादा दूर हो। द मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड बी सिट टुगेदर फेसिंग ईच अदर। बच्चों को जो है एक दूसरे के सामने बिठाना चाहिए जो उस ग्रुप के हैं। ही शुड असाइन द रोल ऑफ ईच मेंबर। हर मेंबर को उसको कुछ ना कुछ जो है रोल बताना चाहिए। ही शुड रोटेट रोल्स बाय द लेसन। और जो लेसन के साथ साथ जो है रोल को भी रोटेट कर देना चाहिए। इसके साथ आता है ही शुड एक्सप्लेन द टास्क एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे स्टूडेंट के ग्रुप के अकॉर्डिंग। फिर आता है इंटरेक्शन होनी चाहिए हर मेंबर के बीच में, एक दूसरे से वो बातचीत करते हो ये देखना चाहिए। उसको मॉनिटर करना चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हो रही है ग्रुप के मेंबर्स के अंदर। ही शुड प्रोवाइड असिस्टेंट टू द ग्रुप व्हेन एवर इट इज़ नीडेड। उनको कुछ ना कुछ अगर ज़रूरत है तो बच्चों को क्या है हेल्प देनी चाहिए। ही शुड इवल्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट। और इंडिविजुअल स्टूडेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसका एक पूरा का पूरा आपको चेक देना चाहिए कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, मेज़र करना चाहिए। गोल ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग, क्या गोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके। इट हेल्प एंड असिस्ट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप डेलिबरेटली। यानी कि इसके अंदर जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है हर इंसान जो है हेल्प करेगा एक दूसरे की। टू क्रिएट ए कंडक्टिव एंड मोटिवेटिव इन्वायरमेंट। कंडक्टिव और मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए भी इस तरीके की लर्निंग कराई जानी चाहिए। टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड विद द स्पेशल नीड एंड लर्न अकेडमिक स्किल्स। उसको जो है जो स्पेशल चाइल्ड है उसको हेल्प देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जिससे जो है अवसर देना चाहिए उसको, ताकि वो भी क्या है स्किल्स को डेवलप कर पाए। टू फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन बिटवीन एवरी मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव ग्रुप। यानी कि हर मेंबर को जो है सोशली इंटरेक्शन का जो है डिफरेंट इंटरेक्शन होनी चाहिए एक दूसरे मेंबर के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा टू क्रिएट सिचुएशन वेयर द चाइल्ड विद स्पेशल नीड लर्न प्रो सोशल स्किल्स। यानी कि वो और अच्छी तरीके से जो सोशल स्किल्स के बाहर भी जो स्किल्स हैं वो भी वो अच्छे से लर्न कर पाए। नेक्स्ट आता है टू एनकरेज द चाइल्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज और ओन लर्निंग। यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो वो काम कर रहा है वो सही है और वो लर्न कर रहा है। व्हेन द चाइल्ड लर्न टुगेदर, जब बच्चे इकट्ठा सीखेंगे तो वो इकट्ठा रहना भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट आता है द चाइल्ड ऑफ स्पेशल नीड लर्न दैट ही हैज़ मच इन कॉमन विद अदर चाइल्ड इन द ग्रुप। यानी कि स्पेशल नीड जो लर्नर होते हैं वो उनको ज़्यादा ही ज़रूरत होती है और जो अदर ग्रुप के चाइल्ड होते हैं उनके कंपैरिजन में, यानी कि उनको हेल्प चाहिए होती है। द डेवलप्ड इंट्रैक्शन अमंग द ग्रुप जनरेट द न्यू कंसेप्ट। और जैसे जैसे जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मतलब कि आपस में जो बात कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट भी क्या है बिल्ड हो जाता है, बन जाता है, जनरेट होता है। नेक्स्ट आता है द चाइल्ड ऑल्सो रिकन्स्ट्रक्ट हिज कोग्निटिव स्ट्रक्चर। वो अपनी जो कंसेप्ट वगैरह है उनको भी दोबारा से जो है बिल्ड कर सकता है। आफ्टर ऑल दिस एक्शन द चाइल्ड इज़ एबल टू एक्ट अपॉन द वर्ल्ड इन ए मोर फ्लेक्सिबल एंड कॉम्प्लेक्स वे। यानी कि इसके बाद इन सब एक्शंस के बाद जो है वो बच्चा अच्छी तरीके से जो है वर्ल्ड के अंदर
एक्ट कर पाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी से यानी कि ईजिली वो जो है काम कर पाता है और कॉम्प्लेक्स वे में भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर सोशल लर्निंग हम किसे कह रहे हैं, तो इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी थी। ये जो थ्योरी है इसके अंदर ये एक एल्बर्ट बेंड्यूरा के हैं, ये एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने जो है इसको रिकॉग्नाइज़ किया था सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर। सोशल लर्निंग ये जो थ्योरी है वो मेनली इम्प्लाई करती है कि हम सिर्फ रीएनफोर्समेंट से नहीं सीखते, जबकि हम और भी चीज़ों से क्या है और भी सोशल एलिमेंट से सीखते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। सोशल लर्निंग जो होगी थ्योरी हैज़ बीन यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग हाउ पीपल कैन लर्न न्यू थिंग्स एंड डेवलप न्यू बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। ये जो थ्योरी है हमें ये बताती है कि किस तरीके से लोग जो है दूसरों को देखकर उनको ऑब्जर्व कर सीखते हैं। इट इज़ to assume therefore the social learning theory is concerned with observational learning प्रोसेस अमंग द पीपल, यानी कि किस तरीके से वो दूसरे को नोटिस कर रहा है कि वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से बोल रहा है और उसके थ्रू वो जो है सारी चीज़ें सीख रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, पहले हम ये जानेंगे। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द चाइल्ड टू लर्न बिहेवियर, यानी कि किस तरीके का बच्चा है वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है बाय वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड दैम, यानी कि जो आसपास के लोग हैं उनका किस तरीके का बिहेवियर वो चेक कर रहा है और वो किस तरीके से उनको ले रहा है, ये हम देखेंगे। आफ्टर दिस स्टडी बेंड्यूरा वॉज एबल टू डिटरमाइन 3 बेसिक मॉडल, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए 3 बेसिक मॉडल दिए हैं। ए लाइव मॉडल यानी कि जो कि एक्चुअल पर्सन की परफॉर्मेंस को इंक्लूड कर रहा है। सेकंड आता है वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल, जिसके अंदर जो है टेलिंग द डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर, कि किस तरीके का बिहेवियर है उनके बारे में ये बता रहा है। और थर्ड जो मॉडल इन्होंने यूज़ किया है वो है सिंबॉलिक मॉडल, यानी कि इंक्लूड आइदर ए रियल और ए फिक्टिशनल कैरेक्टर डेमोस्ट्रेटिंग द बिहेवियर बाय मूवी, टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन मीडिया एंड अदर मीडिया सोर्सेज, यानी कि कोई सिंबॉलिक मॉडल यानी कि एक डेमोस्ट्रेशन दिया जाएगा या तो रियल इंसान के द्वारा या कोई फिक्टिशियस इंसान बना दिया जाएगा, फिक्टिशनल इंसान कैरेक्टर के द्वारा जो है ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है द स्टेट ऑफ माइंड, जो हमारी मेंटल स्टेट होती है इसके अंदर वो बहुत ही क्रूशियल होती है लर्निंग के टाइम पे। ये बेंड्यूरा जो है वो कहते हैं कि हमें सिर्फ एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट से हमारा काम नहीं चलेगा, यानी कि आपको बाहरी तौर पे जैसे कि कोई रिवॉर्ड दे दिया तो उससे कोई काम नहीं चलेगा। अदर फैक्टर भी जो है हमारी लर्निंग और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अदर फैक्टर के अंदर इन्होंने इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट को भी कहा है। अब जैसे कि आपको कोई काम करना है और आप अंदर से खुद मोटिवेटेड हैं, इंटरनली उस काम को करने के लिए इच्छा है आपकी और आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस वगैरह भी, आप सेटिस्फाई भी हैं अगर आप वो काम करेंगे तो उससे भी क्या है आपके अंदर चेंजेस आएंगे। लर्निंग डज नॉट मीन्स दैट देयर विल बी ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। सीखने का मतलब ये नहीं है कि किसी के इंसान के अंदर क्या है बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा, ये जो है बेंड्यूरा कह रहे हैं। मॉडलिंग प्रोसेस क्या होता है अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। मैनी बिहेवियर्स कैन बी लर्न थ्रू द मॉडलिंग, मॉडलिंग के थ्रू जो है हम अलग अलग तरीके के बिहेवियर को सीख सकते हैं। अब जैसे कि कोई बच्चा है अपने पेरेंट्स को पढ़ते हुए देख रहा है तो वो भी क्या है पढ़ना सीख सकता है। ये किसी को डेमोस्ट्रेशन करते हुए देख रहा है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देख रहा है तो उसको क्या है अच्छा लगेगा और वो भी क्या है उसको करने लगेगा। एग्रेशन कैन बी ऑल्सो बी लर्न थ्रू मॉडलिंग, मॉडलिंग के ही थ्रू हम क्या है एग्रेशन वगैरह, गुस्सा वगैरह भी करना सीख जाते हैं या फिर लड़ाई वगैरह करना। रिसर्च showed that the child are more aggressive when observing aggressive और violent modeling, यानी कि जो लड़ाई वगैरह की ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको ज़्यादा गुस्सा वगैरह आने लग जाता है। मोरल थिंकिंग एंड बिहेवियर आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडलिंग एंड ऑब्जर्विंग, जो हमारा मोरल थिंकिंग है या फिर जो हमारा बिहेवियर है वो भी क्या है इन मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन की वजह से ही स्टार्ट होता है। दिस इंक्लूड मॉरल जजमेंट रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग, आप कुछ भी जैसे कोई मूवी देख रहे हैं उसके अंदर कुछ चीज़ आ रही है तो आप क्या है अपने आप ही अपनी सोच बना लेते हैं कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, आप अपने आप की ही कुछ ना कुछ जजमेंट उस पर देने लग जाते हैं। बट नॉट ऑल ऑब्जर्व्ड बिहेवियर कुड बी लर्नड इफेक्टिवली, हर ऑब्जर्व्ड बिहेवियर को हम अच्छी तरीके से सीख नहीं सकते। नॉट द लर्निंग कैन नेसेसरी रिजल्ट इन द बिहेवियर चेंज, और लर्निंग की वजह से कोई आपको अंदर बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाता है ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता।
इसीलिए मॉडलिंग प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला आता है अटेंशन। सोशल कोग्निटिव थ्योरी हमें क्या बता रही है कि पे अटेंशन, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें, तभी जो है आप उसको लर्न कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द मॉडल देन यू शुड एलिमिनेट एनीथिंग दैट कैचेज योर अटेंशन अदर देन हिम। यानी कि आप जैसे कि किसी मॉडल को देख रहे हैं तो आपको जो है और सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। यानी कि किसी को आप अपना रोल मॉडल वगैरह मान रहे हैं तो उसके अलावा आप किसी के बारे में ना सोचें। नेक्स्ट आता है रिटेंशन, यानी ये न्यूली लर्नड बिहेवियर, जो आपने नया नया सीखा है उस बिहेवियर को क्या है रिटेन करें, अपने पास रखें, यानी कि उसको जो है अप्लाई करने की कोशिश करें। दे बिहेवियर वुड नॉट बी एस्टेब्लिश एंड you might need to get back to the observing the model again since you were not able to store information about the behavior। यानी कि आप जो है आपने जस्ट देखा है किसी को और आप कुछ भी उसके बारे में आप रिटेन नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया, तो थोड़े टाइम बाद जो है वो मॉडल आपका गायब हो जाएगा, जो आपने सीखा था वो गायब हो जाएगी चीज़ें। तो इसलिए आपको बार बार अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको वो बार बार चीज़ें करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। व्हेन यू आर सक्सेसफुल इन पेइंग अटेंशन एंड रिटेनिंग, जब आपने अटेंशन और जो रिटेंशन है आप इन दोनों कामों में सक्सेस पा चुके हैं, तो अब जो है अगर आपको कहीं ना कहीं उसको डेमो करने का मौका मिल रहा है तो उसको ज़रूर डेमो करके दिखाएं। अब किसी ने इंग्लिश सीखी है, पहले उसने अटेंशन दी, जो बोल रहा था उससे वो सीख रहे हैं, फिर वो रिटेन करना स्टार्ट कर दिया, अब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि कहीं पे भी वो अब यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। इन दिस फेज द प्रैक्टिस ऑफ द बिहेवियर बाय रिपीटेड डूइंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि इंग्लिश बस सीख के आपने छोड़ दिया तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है आपको रेगुलरली उसको यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेटेड अगर आप फील करेंगे तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे। व्हाट यू नीड इन ऑर्डर टू कीप ऑन परफॉर्मिंग इट, यानी कि अगर आप अंदर से ही मोटिवेट हो जाएंगे तो आप क्या है उस काम को बार बार करना चाहेंगे। और यहीं पे क्या है पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट का काम आता है। You can reward by demonstrating the behavior properly and punish by displaying an inappropriate। यानी कि अपने आप को आप रिवॉर्ड भी दे सकते हैं अगर आप अच्छा डेमो करके दिखा रहे हैं, और अपने आप को पनिशमेंट भी आप दे सकते हैं अगर आपने जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो अच्छे से आप नहीं दे पा रहे। जर्नल प्रिंसिपल्स क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी के? पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड आउटकम ऑफ दोज बिहेवियर्स। बच्चे जो हैं दूसरों का बिहेवियर देखकर सीखते हैं और फिर उसका रिजल्ट जो होता है उनके बिहेवियर के ऊपर ही बेस होता है। नेक्स्ट आता है ये थ्योरी हमें ये बोलती है लर्निंग कैन अकर विदाउट ए चेंज इन द बिहेवियर। आपके बिहेवियर में चेंज आए बिना भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बिहेवियरिस्ट से दैट लर्निंग हैज़ टू बी रिप्रेजेंट बाय ए परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। जो लर्निंग है हम उसको तभी मानेंगे जब आपके बिहेवियर में परमानेंटली चेंज आ जाएगा। लर्निंग में और मे नॉट रिजल्ट इन द बिहेवियर चेंज, लेकिन लर्निंग से आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा। बिहेवियर क्या करेगा आपको परमानेंट चेंज ला के आएगा लर्निंग में, लेकिन लर्निंग क्या है परमानेंट बिहेवियर में चेंज नहीं लाती। नेक्स्ट आता है हमारा अवेयरनेस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर रीइंफोर्समेंट और द पनिशमेंट कैन हैव ए मेजर इफेक्ट इन द बिहेवियर ऑफ द दैट पीपल एग्जिबिट। यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी अपनी इंट्रेंस रीइंफोर्समेंट है या एक्सटिंक्शन रीइंफोर्समेंट है या पनिशमेंट वगैरह है, उससे जो है बच्चे के बिहेवियर में जो है चेंज आ सकता है। नेक्स्ट आता है सोशल लर्निंग थ्योरी कैन बी कंसिडर्ड ए ब्रिज और ए ट्रांजिशन बिटवीन द बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी एंड द कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी। जो हमारी बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी है बिहेवियर के रिलेटेड और कोग्निटिव कंसेप्ट वगैरह से रिलेटेड, इन थ्योरी दोनों के बीच में ये एक ब्रिज का काम करती है। नेक्स्ट आता है अजम्पशंस क्या क्या हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की। सबसे पहले अजम्पशन यही है कि पीपल जो हैं लर्न कर सकते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करके। लर्निंग कैन बी एक्वायर्ड न्यू बिहेवियर एंड द नॉलेज बाय सिंपली ऑब्जर्विंग द मॉडल। यानी कि आप कुछ सीख सकते हैं किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। ए मॉडल इज़ द पर्सन हु डेमोस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ समवन एल्स। एक मॉडल कौन होगा? वो पर्सन होगा जो कि किसी और के बिहेवियर को आपको शो कर कर दिखा रहा है। लर्निंग इज़ द इंटरनल प्रोसेस। लर्निंग जो है हमारा इंटरनल प्रोसेस होगा दैट मे और मे नॉट लीड टू द बिहेवियर चेंज। यानी कि आपके बिहेवियर में चेंज आए ये ज़रूरी नहीं है किसी भी लर्निंग से। नेक्स्ट आता है देयर इज़ ऑल्सो एन अजम्पशन दैट गोल डायरेक्टेड
एक्सपेक्टेड बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर होगा हमारे गोल जो हमने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने गोल जो सेट किया है वो आपने इंग्लिश बोलना सेट किया है तो आप जो है थोड़े टाइम के बाद आप अटेंशन दे रहे हैं, फिर आप रिटेन कर रहे हैं, फिर आपको रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसी का, तो उस टाइम पर जो है आपको यानी कि कोई गोल है, इस वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। दीज गोल्स डायरेक्ट बिहेवियर, इसी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। अनदर एग्जाम्पशन इज दैट द बिहेवियर इवेंचुअली बिकम सेल्फ रेगुलेटेड, जो बिहेवियर होगा वो हम खुद से ही रेगुलेट करेंगे। यानी कि सोशल थ्योरिस्ट बिलीव दैट द पीपल इवेंचुअली बिगेन टू रेगुलेट देयर ओन लर्निंग एंड बिहेवियर, यानी कि वो अपने आप को ही रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो उन्होंने सीखा है और वो धीरे धीरे और अच्छा उसमें कर पाएंगे। और फाइनल एजम्पशन यानी कि क्या है, रीएनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आ रही है। यानी कि सोशल थ्योरी बिलीव करती है कि आप अगर अपने आप को रीएनफोर्स करेंगे या पनिशमेंट देंगे तो वो क्या है, आपको इफ़ेक्ट आएगा आपकी लर्निंग में और आपके बिहेवियर में ज़रूर चेंज आएगा। यानी कि कोई आप रिवॉर्ड वगैरह आपको दे रहे हैं या फिर आप कोई सज़ा वगैरह अपने आप को दे रहे हैं तो उससे आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। नेक्स्ट आता है द नॉन अकरेंस ऑफ एन एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज में हैव ऑल्सो रीएनफोर्सिंग और पनिशिंग इफेक्ट, यानी कि कोई आप जो एक्सपेक्टेड चेंज कर रहे थे वो अगर आपके अंदर नहीं हो रहा है तो आप जो है पनिशमेंट इफेक्ट भी जो है अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, एजुकेशन के अंदर क्या इम्प्लीकेशन है इसकी। फर्स्ट आता है स्टूडेंट लर्न ए ग्रेट डील सिंपली बाय ऑब्जर्विंग अदर, जो बच्चे होते हैं वो दूसरों को देखकर ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। डिस्क्राइबिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर इंक्रीज अप्रोप्रिएट बिहेवियर डिक्रीज इन अप्रोप्रिएट वन, यानी कि किसी के अंदर क्या है, बिहेवियर के अंदर बिल्कुल अप्रोप्रिएटली चेंज आएगा, वो इंक्रीज होने लगेगा, या फिर डिक्रीजिंग इन अप्रोप्रिएट वन, और जो इन अप्रोप्रिएट है वो कम होने लगेगा। दिस इंक्लूड डिस्कसिंग द रिवॉर्ड ऑफ द वेरियस बिहेवियर, इसके लिए इसके अंदर जैसे कि अलग अलग बिहेवियर के क्या क्या रिवॉर्ड है उनको डिस्कस किया जाएगा। मॉडलिंग जो होगा वो एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा टीचिंग न्यू बिहेवियर, यानी कि कोई सी मॉडल को आपको दिखाया जा रहा है, डेमो करके दिखाया जा रहा है तो वो जो है एक सबसे ज़्यादा मेन रोल अदा करेगा। मॉडलिंग इज़ द फास्टर मोर एफिशिएंट मीन्स ऑफ टीचिंग, मॉडलिंग जो है एक फास्टर और मोर एफिशिएंट यानी कि बहुत सही तरीका है टीचिंग करवाने का और जल्दी ही आप इससे सीख सकते हैं। जैसे कि आप किसी को देखेंगे तो आप अटेंशन देंगे, फिर रिटेन करेंगे, फिर मोटर रिप्रोडक्शन करेंगे और फिर मोटिवेटिंग फील करेंगे। नेक्स्ट आता है टीचर मस्ट मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टीचर को जो है अगर कोई बच्चा टीचर को मॉडल मान रहा है तो उसको जो है अच्छा बिहेवियर जो क्लास के अंदर शो करना चाहिए। अगर वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करेगा तो बच्चे भी क्या है उसको भी देखेंगे, तो इसलिए टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर करे। टीचर शुड एक्सपोज स्टूडेंट टू द वैरायटी ऑफ मॉडल, टीचर को जो है अलग अलग मॉडल्स के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रेक डाउन द स्टीरियोटाइप, यानी कि जो रूढ़िवादिता है जो चली आ रही हैं उन चीज़ों को जो है हम आसानी से तोड़ सकते हैं। स्टूडेंट मस्ट बिलीव दैट दे आर कैपेबल ऑफ अकम्प्लिशिंग ए टास्क, स्टूडेंट को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि वो किसी काम को कर सकते हैं। टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ensuring that the expectations are reality changing and realistically changing. Sometime a task is beyond a student ability, स्टूडेंट को जो है टीचर को ये कहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप जो है अचीव कर सकते हैं, ये सारी एक्सपेक्टेशन आपकी रियलिस्टिक हैं, आप इनको इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम जो है स्टूडेंट जो है उसकी एबिलिटीज़ जो है सम टाइम ए टास्क इज़ बियॉन्ड द स्टूडेंट एबिलिटी, लेकिन कुछ जो उनकी एबिलिटीज़ नहीं होती तो उससे बाहर होती हैं कुछ चीज़ें। नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक प्रोवाइड एन इफेक्टिव मेथड फॉर इम्प्रूविंग द स्टूडेंट बिहेवियर। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि खुद की जो रेगुलेशन आप कर रहे हैं, इंग्लिश अगर आप बोलना सीख रहे हैं तो आप बार बार बोलना सीख रहे हैं तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर के अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। अब जो है हम प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग सोशल लर्निंग इन क्लासरूम, सोशल लर्निंग हम क्लासरूम के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं उसको देखते हैं। पहला आता है हमारा ग्रुपिंग, यानी कि दो टाइप के ग्रुप होते हैं हमारे, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, एक होमोजीनियस ग्रुप होता है। हेट्रोजीनियस ग्रुप के अंदर क्या होगा, अलग अलग एबिलिटीज़ के स्टूडेंट होंगे, उनको जो है आप ग्रुप बनाकर जो है इकट्ठा बिठाएंगे जिससे जो है वो एक दूसरे को जानेंगे।
ये जो ग्रुप होगा ये आप अगर स्कूल के स्टार्टिंग ईयर के स्टार्टिंग में ही अगर आप बनाएंगे तो बच्चे जो हैं एक दूसरे को ईजिली अच्छी तरीके से जान पाएंगे। सेकंड होता है होमोजीनियस ग्रुपिंग। इस ग्रुपिंग के अंदर यानी कि ये सारे स्टूडेंट होंगे ना कहीं ये सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी में रेफर्स टू द एबिलिटी, रेस एंड एज, मतलब वो एज में भी सिमिलर हैं, उनकी जो काम करने की शक्तियां हैं उनमें भी वो सिमिलर है, वो जो काम पढ़ रहे हैं उनमें भी वो सेम लेवल पे हैं। दिस अप्रोच कैन बी यूजफुल टू ग्रुप स्टूडेंट टुगेदर दैट में नीड एक्स्ट्रा हेल्प सो दैट द टीचर कैन वर्क मोर क्लोजली विद दैम। इस तरीके के ग्रुप आप तब बनाएं जबकि किसी को आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है कुछ स्टूडेंट को, वाइल द स्टूडेंट हु नीड नो एक्स्ट्रा हेल्प वर्क ऑन समथिंग डिफरेंट। और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको जो है अलग ग्रुप बनाएं और उनको कहीं और काम करने के लिए आप बिजी करें। नेक्स्ट आता है असाइनिंग ग्रुप वर्क। अब जो है टीचर का मेन जो टास्क आती है कि बच्चों को क्या है लर्निंग सिखाना है उनको, तो वो क्या है ग्रुप अलग अलग डिवाइड करें, उनको कोई ना कोई टास्क दें, काम दें। इसके अंदर जो है रोल प्ले के थ्रू आप जो है बिहेवियर के अंदर चेंज बच्चों के ला सकते हैं। रोल प्लेइंग इज़ ए टेक्निक दैट वर्क वेल विद अदर्स वेदर इट इज़ वन और विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि जो ग्रुप होगा चाहे वो अकेले हों चाहे ग्रुप में हो, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक बच्चों को सोशल लर्निंग देने की। नेक्स्ट हमारा आता है डिबेटिंग ए टॉपिक, यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं। व्हेन वन ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट आर असाइंड वन साइड एंड ऑफ एन इशू एंड द अनदर इज़ आर्ग्यू फॉर द अदर साइड, यानी कि एक तरफ आप एक जो फेवर में है उनका ग्रुप बना दें, एक जो है फेवर में नहीं है उनको अपोजिट साइड कर दें, जिसकी वजह से जो है बच्चे सोशलाइज ईजिली होंगे। नेक्स्ट आता है जैसे कि डिबेट वगैरह होती है, ग्रेट वे टू टीच अबाउट सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि डिबेट वगैरह कंपटीशन वगैरह कराए जाएं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएट क्विज़। बच्चों को जो है स्मॉल ग्रुप के अंदर डिवाइड करें और फिर उनको जो है स्मॉल सेगमेंट दी जाएं ऑफ योर लेक्चर मटेरियल, यानी कि जो आपने लेक्चर दिया उसकी छोटी छोटी जो है आप सेगमेंट बच्चों में डिवाइड कर दें और उनको बोलें कि आप कोई शॉर्ट क्विज जो है प्रिपेयर करें। यू कैन देन हैव ईच टीम क्विज द अदर ग्रुप, यानी कि अब दोनों ग्रुप को बोला जाए कि आप एक दूसरे के साथ क्विज गेम खेलो या फिर आप क्वेश्चंस पूछने लगें बच्चों से। तो इस तरीके से भी आप जो है बच्चों को सोशल लर्निंग जो है सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप टेस्ट टेकिंग, यानी कि अब आप ग्रुप टेस्ट भी ले सकते हैं क्लास के अंदर, या फिर क्रिएट ए टेस्ट दैट कैन बी इन क्लास और द टेक होम, यानी कि या आप उसको घर पर ले जाओ या आप ग्रुप में टेस्ट ले लें। ग्रुप टेस्टिंग के अंदर क्या होगा, अलग अलग बच्चे होंगे, हमारा टॉपिक सेम होगा और बच्चे क्या है अपने अपने थिंकिंग अपनी अपनी सोच बताएंगे उससे रिलेटेड, और फिर जो है एक आंसर लिखा जाएगा। तो वो भी एक अच्छा तरीका है सोशल लर्निंग कराने का। नेक्स्ट आता है हमारा माइंड मैपिंग और एक सिस्टम और डायग्राम है आर ग्रेट टू वर्क ऑन इन द क्लास एज ए ग्रुप, यानी कि क्लास के अंदर एक ग्रुप की तरह आप काम करेंगे। हैव वन पर्सन टू बी अपॉइंटेड ड्रॉअर वाइल द रेस्ट ऑफ द क्लास वर्क थ्रू द मटेरियल एंड सजेस्ट आइडियाज़, यानी कि एक पर्सन जो है ड्रॉ करेगा और सारे जो पर्सन है वो मटेरियल और सजेशन करेंगे आइडियाज़ वगैरह को। तो ये भी एक नेचुरल वे है कि आप सोशल लर्निंग बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैटर्न ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन। पैटर्न ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन के अंदर क्या आएगा, व्हेन वी पुट द स्टूडेंट इन द ग्रुप वर्क सिटिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मॉनिटर द वे दे interact so that one student is not overpowering और द अनदर इज़ नॉट लेफ्ट आउट ऑफ द एक्टिविटी, यानी कि आपको ये देखना होगा कि एक बच्चा जो है ज़्यादा ही आंसर ना दे रहा हो या ज़्यादा ही सारी चीज़ें कंट्रोल ना कर रहा हो और दूसरे को क्या बिल्कुल ही अवॉइड किया जाए। तो इस तरीके का पैटर्न भी आपको क्लास के अंदर नोट करना होगा। मे पोल व्हेन द लीडर is the central figure and communication occurs from the leader member of the and from the member of the leader, यानी कि लीडर मेंबर ही क्या है कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक लीडर बनाया जाता है और वही कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट आता है राउंड रोबिन, इसके अंदर क्या होगा, व्हेन द मेंबर टेक टर्न टेकिंग, यानी कि एक बार कोई काम करेगा फिर कोई करेगा फिर कोई हेड बनेगा, इस तरीके से।
नेक्स्ट हमारा आता है हॉट सीट। ये होता है बैक एंड फोर्थ डिस्कशन बिटवीन द लीडर एंड द वन मेंबर, यानी कि एक हेड बनेगा और जो दूसरा मेंबर हो वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे और फिर काम करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्री फ्लोटिंग, यानी कि व्हेन ऑल द मेंबर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सबके सब जो है कम्युनिकेशन में इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो उसको हम फ्री फ्लोटिंग कहेंगे। यानी कि पैटर्न ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन, किस तरीके से आप जो है ग्रुप में इंटरेक्शन कराएंगे ये भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट, किस तरीके से बच्चों को हम असेसमेंट देंगे, यानी कि किस तरीके से हम ये देखेंगे कि क्या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। व्हेन स्टूडेंट आर असेसिंग देयर ओन वर्क एंड दैट ऑफ देयर पीयर, जब बच्चे जो है ग्रुप में डिवाइड हैं, अब वो ये पता चल जाएगा बच्चों को कि एक वीक है, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो एक दूसरे को क्या है असेस करने लग जाएंगे, यानी कि सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट वो करना स्टार्ट करेंगे। दिस असेसमेंट इनसाइड द ग्रुप इज कम्प्लीमेंट टू द एवोल्यूशन ऑफ फ्रॉम आउटसाइड मेड बाय द टीचर, यानी कि अब टीचर भी ये देखेगा कि कौन सा बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है और ये इनकी सेल्फ असेसमेंट ही टीचर को हेल्प करेगी इवेल्यूएशन के अंदर। दिस मीन्स दैट द स्टूडेंट असेस देयर ओन वर्क इन ए ग्रुप, यानी कि बच्चा अपने आप को ही कुछ ना कुछ काम देगा, उनके खुद के रोल होंगे, खुद के रोल वगैरह होंगे ग्रुप के अंदर। मेक सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, या कि कुछ सुधार लाना तो वो खुद ही सजेस्ट करेंगे। बेनिफिट ऑफ ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क का काम क्या है और क्या बेनिफिट हैं अब ये जानते हैं। ग्रुप वर्क जो होता है सबसे पहला आता है कि वो एक कोग्निटिव वर्कलोड को कम करता है वाइल एनकरेजिंग टास्क बिहेवियर, यानी कि कोग्निटिव जो कंसेप्ट वगैरह का वर्कलोड है उसको कम कर दिया जाता है। ये जो हेल्प करता है स्टूडेंट को एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल नेसेसरी फॉर प्रोग्रेसिंग ऑन द मोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज, यानी कि इसमें हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड करने में या फिर उनके अंदर शामिल होने में, एंगेज करने में, कि जो हमारे मोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उनके ऊपर वो कुछ ना कुछ सोच सके। उसके वर्क जो है जब इंटरडिपेंडेंटली किया जाएगा तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग क्या है आप असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जो डिलीवर किया जा रहा है वो बहुत बेटर होगा, उसके अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स होंगे, यानी कि वो काम जो है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट ब्रिंग स्टूडेंट टुगेदर इन सर्च ऑफ ए कॉमन गोल, यानी कि जब अगर सारे बच्चे पॉजिटिव वे से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो वो गोल को जो है सर्च कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सर्च कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप वर्क जो अलाउ करता है स्टूडेंट को टू वर्क ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि ग्रुप में अगर किसी बच्चे को अपने आप को वीक फील कर रहे हैं कोई, तो वो अपने आप की स्ट्रेंथ और वीकनेस उस ग्रुप की मदद से पता लगा सकता है कि किस तरीके से मैं बोल नहीं पा रहा या मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ है या फिर ये मेरी वीकनेस है, या फिर हम कितने पॉइंट अच्छी तरीके से बता पा रहे हैं। तो ये सारा जो है ग्रुप वर्क का बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय बडी सिस्टम, हाउ इज़ बडी सिस्टम हेल्पफुल इन मीटिंग द इंडिविजुअल नीड इन द क्लासरूम। बडी सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है, जब जो सेम द बडी इज़ ए प्रोसीजर इन विच टू पीपल द बडीज ऑपरेट टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट सो दैट दे आर एबल टू मॉनिटर एंड हेल्प ईच अदर, यानी कि दो लोग अपने मतलब अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, वो क्या करेंगे अपने आप ही जो वैसे तो सिंगल यूनिट शो करेंगे, वो अपने आप को क्या है एक ही मानेंगे, लेकिन जो है वो एक दूसरे की कुछ भी कमी होगी उसको मॉनिटर करते रहेंगे और वो एक दूसरे को बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, उसको हम कहेंगे बडी। बोथ द इंडिविजुअल डू हैव टू डू द जॉब, दोनों इंडिविजुअल अपना अपना काम करेंगे। बडी सिस्टम गोज़ एज फार बैक इन 1942, बडी सिस्टम जो है 1942 का सिस्टम है। An arrangement is in which two individuals are paired to ensure that the skill and learning is transferred effectively from one individual to another। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो दो को पेयर किया जाएगा, यानी कि दो का क्या है जोड़ा बना दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो एक दूसरे के अंदर जो भी कमी वगैरह होंगी या फिर कोई लर्निंग वगैरह होगी वो उनको सिखाएंगे वो एक दूसरे को अपने आप। A key element of the education is to build empathy and understand each people in the society, यानी कि इसका मेन रोल यही था कि आप एम्पैथी हो, आपके अंदर सहानुभूति हो, साथ के साथ आप अंडरस्टैंड कर सकें एक दूसरे को, कि आप समझ सकें एक दूसरे को। दिस अप्रोच सीज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बीइंग मेड बडीज फॉर ए स्टूडेंट विद अ डिसेबिलिटी, यानी कि इस बड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बच्चा डिसेबल है उसकी हेल्प इजीली हम कर सकते हैं। द स्टूडेंट आर ऑल्सो आस्क्ड टू बी ऑन द लुक आउट फॉर एनी बुलिंग और
एक्सक्लूजन, यानी कि कोई अगर किसी बच्चे को चिढ़ा रहा है तो इसके लिए भी जो है देख नोटिस में लाया जाए। वो जो स्टूडेंट है, जैसे कि किसी ने अगर कि उसको चिढ़ा दिया है बच्चे को, तो उस के अंदर क्या है, स्टूडेंट को जो है इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अपने टीचर को कि इस तरीके से ये चीज़ हुई। द स्टूडेंट हु आर सिलेक्टेड वुड बी चूजन फॉर देयर मैच्योरिटी एंड काइंडनेस। जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे वो उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से और वो कितने दयालु हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है बडी सिस्टम डिस्क्रिप्शन क्या है। इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है लिंकिंग स्टूडेंट फॉर द पीयर और क्रॉस एज स्पोर्ट थ्रू ए नंबर ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो लिंक किया जाता है एक दूसरे के साथ और जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उनकी करिकुलम या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे गेम वगैरह होंगे। द बडी सिस्टम प्रोवाइड स्टूडेंट रोल मॉडल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटरिंग, यानी कि ये जो है एक तरीके से मेंटर की तरीके से काम करेंगे। द बडी सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही हम बडी सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। इस सिस्टम का मेन पर्पज़ क्या होता है कि इंक्रीज़ करना सोशल इंटरेक्शन एंड अप्रोप्रिएट प्ले अमंग चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम, यानी कि अप्रोप्रिएटली बच्चे जो है एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से खेलें, यही इसका मेन मोटिव होता है। ए पीयर बडी कैन हेल्प द चाइल्ड हु हैज़ डिफ़िकल्टी इन ट्रांजिशन रिमेंबरिंग द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ रूटीन और हु सीम्स टू नीड ए लॉट ऑफ पीयर अटेंशन, यानी कि एक जो हमारा पीयर बडी हो सकता है ये हमें हेल्प कर सकता है ट्रांजेक्शन वगैरह में। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में या फिर हमें याद रखने में किसी चीज़ को प्रॉब्लम हो रही है या रूटीन हमारा हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों में जो है ये हमारी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग बडी सिस्टम। बडी सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या है। बडी सिस्टम रिक्वायर्स ए टीम बिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। बडी सिस्टम रिक्वायर द लर्निंग टेक प्लेस फॉर ऑल द स्टूडेंट इन द बडी रिलेशनशिप, यानी कि हर कोई बच्चा जो है सीख सके एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू ऑफर सपोर्ट इन ए वे रिलेटेड टू अडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसके अंदर जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक जो हमें कि अवसर मिल जाता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ। नेक्स्ट आता है इट रिक्वायर्स दैट स्टूडेंट नॉट बी लॉक्ड इनटू बडी रिलेशनशिप दैट आर नॉट वेल वर्किंग, यानी कि वो जो स्टूडेंट हैं उनको किसी ऐसे सिस्टम के अंदर ना डालें जिसके अंदर वो क्या है अच्छी तरीके से वो वर्क भी ना कर पाए। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है। एलिमेंट्री लेवल क्या होता है। रीड अलाउड शोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल एंड अवेयरनेस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जोर जोर से पढ़ें या फिर जो है स्टूडेंट को अवेयर करें। वन स्टूडेंट चूज़ ए पिक्चर book and read it loud to the student in the primary grade as a part of their reading buddy program। हमारा जो प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पर हम किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक बच्चे को बोला जाएगा कि बुक आप रीड करो, तो इस तरीके से आप रीडिंग बडी प्रोग्राम का एक पार्ट होंगे। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी लेवल पे किस तरीके से यूज किया जा सकता है। इंटरपर्सनल और टीम वर्क दिया जाएगा ताकि आप जो है अप्रोप्रिएटली अच्छी तरीके से स्कूल के लिए या फिर आप जो एक्टिविटी है वो अच्छी तरीके से लर्न कर पाएँ। स्टूडेंट वर्क विद द पीयर टू रिव्यू एंड प्रिपेयर द फाइनल सेमेस्टर ईयर प्रोजेक्ट असाइनमेंट टेस्ट वगैरह इकट्ठे दिए जाएंगे, उनको वो कंप्लीट करेगा। एस्टेब्लिशिंग ए बडी सिस्टम इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर कैसे जो है बडी सिस्टम को किया जाएगा। द टीचर कोलैबोरेट विद द स्टूडेंट टू प्लान द एक्टिविटी, टीचर जो है इकट्ठा मिलकर काम करेगी कोई भी प्लान करने के लिए। द टीचर एस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइन एंड द टाइमलाइन फॉर द बडी एक्टिविटी, बड़ी एक्टिविटीज़ के लिए यानी कि जब कब तक दोनों जो है इकट्ठे मिलकर काम करेंगे ये एक गाइडलाइन तय करेंगी और टाइम लिमिट भी होगी। द टीचर ऑल्सो मॉनिटर द बडी लर्निंग एक्सपीरियंस, कि वो एक दूसरे से कितना सीख पा रहे हैं या उनकी कमियां जो हैं वो कैसे एक दूसरे की कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी टीचर जो है टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर करती रहेगी। बड़ी सिस्टम को प्रमोट इसलिए किया जा रहा है क्लासरूम के अंदर टीचर के द्वारा ताकि वो डिपेंडेंस फील करें, ना कि वो इंटरडिपेंडेंस। और इफ़ द टीचर डजेंट चेंज द बडी रेगुलरली, अगर वो जो है बड़ी सिस्टम के अंदर बडीज़ को रेगुलरली चेंज नहीं करेगी तो एक बच्चा क्या है पूरा का पूरा किसी एक बच्चे के ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा और वो उसी के साथ ही काम करना पसंद करेगा। और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, बड़ी ग्रुप्स बनाने चाहिए, ना कि बडीज़ बनाने चाहिए। इसीलिए जैसे कि 4 लोगों का इकट्ठा ग्रुप बना दिया फिर 4 का इकट्ठा बना दिया, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। विद बडी ग्रुप अवॉइड ग्रुपिंग मोस्टली चाइल्ड
चिल्ड्रन हु नो ईच अदर, यानी कि बड़ी सिस्टम के अंदर उन बच्चों को इकट्ठा ना डालें जो कि एक दूसरे को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं या उनके फ्रेंड होते हैं। और टाइम टू टाइम जो है रोटेट करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए हमें बड़ी रेगुलरली, ताकि जो है बच्चा अच्छी तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी सीख पाए। नेक्स्ट आता है बेनिफिट फॉर द चाइल्ड इन द बड़ी सिस्टम। क्या बेनिफिट होते हैं अगर कोई बच्चा जो है बड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है? ए बड़ी सिस्टम पेयर द स्टूडेंट इन योर क्लास एंड आस्क देम टू सपोर्ट वन अनदर विद स्पेसिफिक टास्क और स्किल। और उन एक या दो बच्चे या चार बच्चों को इकट्ठा पेयर कर देना चाहिए, फिर उसके बाद उनसे पूछा जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करो किसी भी स्किल के अंदर। बड़ी सिस्टम जो है उन बच्चों के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड है जो कि बस इंग्लिश बोल सकते हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज, एंड जो बच्चे जो है डिसेबिलिटी है उनके अंदर कुछ ना कुछ, उनके लिए जो है ये बड़ी सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करेगा। डेवलप एम्पैथी, यानी कि बड़ी सिस्टम टीच एंड गिव चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस द इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्ट, केयर, वैल्यूइंग डिफरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंडशिप वगैरह, इन सब के बारे में जो है बच्चों को अवगत कराता है बड़ी सिस्टम। नेक्स्ट आता है डिस्करेज बुलिंग। बुलिंग यानी कि चिढ़ाना वगैरह किसी को। बड़ी सिस्टम हेल्प द स्टूडेंट टू फील वैल्यूड एंड सपोर्टेड, टीच इम्पोर्टेंट सोशल स्किल्स एंड क्रिएट ए केयरिंग एथोस इन द स्कूल। यानी कि आप जो है बड़ी सिस्टम के थ्रू जो है बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स वगैरह जो है ईजिली सिखा सकते हैं उनको। अगर कोई बुलिंग वगैरह कर रहा है तो उसको भी जो है ईजिली सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अगर आपका बड़ी सिस्टम होगा तो इसमें क्या है, स्ट्रेस वगैरह जो है थोड़ा कम रहेगा। इट रिड्यूस द लेवल ऑफ एंग्जाइटी एक्सपीरियंस बाय द डिसेबल्ड स्टूडेंट, यानी कि जो एंग्जाइटी महसूस की जा रही है डिसेबल्ड स्टूडेंट के द्वारा वो भी उनको कम होगी। इम्प्रूव्ड एकेडमिक आउटकम्स, जैसे जैसे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्टिसिपेशन करने में, क्लियरिंग डाउट, यानी कि वो अपने डाउट वगैरह ईजिली क्लियर कर पाएंगे और डिस्कशन कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, तो वो इजीली जो है स्टडीज़ में भी अच्छे होंगे और उनको काम करने में भी मज़ा आएगा, जिससे जो है उनकी इम्प्रूवमेंट होएगी एकेडमी में। नेक्स्ट आता है बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम को भी हम इजीली मैनेज कर पाएंगे अगर हम बड़ी सिस्टम को क्या है फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है डेवलप पॉजिटिव क्रॉस एज रिलेशनशिप। The body system help to promote the friendship and support between the disabled and our normal peer through the regular collaboration between their classes, nurturing a sense of whole school community। यानी कि इससे क्या होगा कि जो डिसेबल है और नॉर्मल चाइल्ड है वो भी इजीली जो है एक दूसरे से पेयर हो जाएंगे और वो आसानी से क्या है एक दूसरे के लिए एडजस्टेबल भी रहेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग की भी एक अपॉर्चुनिटी जो है मिल जाती है। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट विद ईच अदर एंड एंजॉय इनफॉर्मल सिटिंग। इनफॉर्मल सिटिंग से क्या होगा, वो जो भी फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे और वो डिस्कस करेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, जबकि टीचर के पास उनको जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ट्यूटरिंग की, पीयर ट्यूटरिंग की। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूट टू बी ए पॉजिटिव एंड केयरिंग स्कूल कल्चर। इसमें क्या होगा, अगर बच्चे जो है फ्रेंडशिप में रहेंगे तो वो क्या है एक अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे और स्कूल के अंदर भी केयरिंग नेचर चलेगा। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट प्रो सोशल वैल्यू एंड स्किल्स। यानी कि बड़ी सिस्टम जो होगा वो हेल्प करेगा स्टूडेंट को कि वो फील करे, वैल्यू करे और सपोर्ट करे। टीच इम्पोर्टेंट सोशल स्किल्स वगैरह पढ़ाएं। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व पेरेंट। इसके अंदर जो है पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, जो कि कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट इन्वॉल्व इज़ ऑल्सो स्लॉटेड। यानी कि ये भी कंसेंट लेना चाहिए बच्चों के बड़ी सिस्टम के लिए, ताकि वो पेरेंट्स से परमिशन ले पहले। नेक्स्ट आता है डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नॉर्मल चिल्ड्रन लर्न टू टेक टू द ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द डिसेबल्ड चिल्ड्रन नो दैट दे have a fellow student, they can confidently turn for the sport। यानी कि अगर आप बड़ी सिस्टम बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है डिसेबल चाइल्ड के लिए स्पोर्ट में कोई ना कोई ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट आता है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा बच्चे का। नेक्स्ट आता है प्रमोट इल्यूजन, यानी कि दिस अप्रोच इंश्योर द इल्यूजन ऑफ द डिसेबल चाइल्ड। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स, यानी कि इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप किए जा सकते हैं बच्चे के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज़ द पीयर बडी, व्हाट आर द वेरी स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए सक्सेसफुल बडी सिस्टम।
पीयर बडीज़, पेयर क्या होते हैं? पीयर्स आर पेयर्ड विद अ स्टूडेंट विद अ डिसेबिलिटी। जो बच्चा डिसेबल है उसके साथ पेयर बना दिया जाता है। वो बच्चा ऐसा होगा जिसको जो है मतलब कि जो सपोर्ट देना चाह रहा है उसी बच्चे को जो है ग्रुप में डाला जाएगा। इससे क्या होगा कि वो बच्चा जो है हेल्प करेगा उसको स्कूल वर्क में, या फिर उसको एडवाइस देगा, या फिर उसका फ्रेंड बनकर रहेगा। ए पीयर बडी इज़ यूजुअली स्टूडेंट हु इज़ इंटरेस्टिंग इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट, यानी कि वो सहारा देने में अगर इच्छुक है तो उसी को पीयर जो बडी है वो बनाया जाएगा। हु अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम, जो उस अंडरस्टैंड कर सके कि क्या क्लासरूम की रिक्वायरमेंट है, क्या उसको कंफर्टेबली किस तरीके से सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जा सकता है। एंड वुड लाइक टू ब्रिंग द स्टूडेंट विद द डिसेबिलिटी इनटू हिज और हर सर्कल फ्रेंड, यानी कि वो क्या करेगा फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जो है उसको अपने सर्कल में इंक्लूड करेगा। द बेनिफिट ऑफ पीयर बडी प्रोग्राम आर वैल्यूएबल फॉर ऑल द स्टूडेंट इन्वॉल्व, यानी कि जो भी बच्चा इस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब पीयर ग्रुप के अंदर है, पीयर बडी के अंदर, तो ये जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोग्राम है। द बिगेस्ट बेनिफिट इसका जब भी होता है कि ये क्या है, फ्रेंडशिप को बिल्ड करता है और रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्पफुल है। स्ट्रेटजीज़ क्या है फॉर इम्प्लीमेंटिंग एक सक्सेसफुल बडी सिस्टम को सक्सेसफुली जो है अचीव किया जा सकता है, उसके अंदर क्या स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। बी श्योर टू मैच एकेडमिकली हायर परफॉर्मिंग चाइल्ड विद दोज दैट नीड मोर सपोर्ट, यानी कि जो बहुत ही टॉपर बच्चे होते हैं और जो बिल्कुल ही जो है बिलो एवरेज हैं, यानी कि जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके साथ जो है उनका ग्रुप बना देना चाहिए। असाइन ए बडी टू द चाइल्ड विद ए डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है तो उसको एक बडी को असाइन कर देना चाहिए, जिसकी वजह से जो होगा रिड्यूस अटेंशन ऑन द चाइल्ड विद द डिसेबिलिटी, जो कि क्या करेगा कि हर बच्चे की क्या है फिर डिसेबिलिटी से जो है उसकी अटेंशन हट जाएगी कि वो डिसेबल है, वो बच्चे ये चीज़ें छोड़ देंगे बोलना वगैरह। नेक्स्ट रहता है प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन रिगार्डिंग व्हाट सपोर्ट द बडी इज़ प्रोवाइडिंग, यानी कि बडी का काम क्या है क्लियरली पहले ही उसको डायरेक्शन दे देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि वो बडी जो होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में रहें, यानी कि वो एक दूसरे की मदद करें। नेक्स्ट आता है केयरफुली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द सक्सेस एंड द चैलेंजेस ऑफ द बडी सिस्टम, यानी कि क्या इससे हम सक्सेस कर सकते हैं और क्या इसकी चैलेंजेस हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। रीएनफोर्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर बीइंग गुड बडीज़, यानी कि अच्छा बडी बनने के लिए उनको कहा जाए। यूज सोशल रिकॉग्नाइजेशन एंड अदर क्लासरूम रिवॉर्ड्स वगैरह देने चाहिए उस बच्चे को जो कि हेल्प कर रहा है। रोटेट बडीज थ्रू आउट द ईयर सो द चाइल्ड हैव अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मैनी फ्रेंडशिप, यानी कि उसको पूरे साल के लिए रोटेशन में रखना चाहिए ताकि जो है बच्चे के और ज़्यादा फ्रेंडशिप हो सके और बच्चों के साथ भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में स्टडी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।